धमाके की आवाज़ से मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो गया था, लेकिन मैंने भी अपने आप को इंतहाई परेशान जाहिर किया और कहा, भगवान रक्षा करे, मेरा ख्याल है किसी फैक्ट्री का बॉयलर फट गया है। उसके साथ ही एक और धमाका हुआ। यह धमाका पहले धमाके से ज़्यादा शदीद था। उसकी गूंज पहले से ज़्यादा थी और ज़मीन को ज़लज़ले के झटके लगने लगे थे। जगदीश ने जल्दी से कैंटीन का टेलीफोन उठाकर गेट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड से धमाकों के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि धमाके हमने भी सुने हैं, मगर अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। और जगदीश ने फ़ोन बंद कर दिया। धर्मवीर, ये धमाके मुझे एमुनेशन फटने के लगते हैं। मेरा कमांडो मिशन कामयाब रहा था। पहला धमाका दोनों खिड़कियों के साथ चिपकाए गए धमाका खेज टेप के फटने का था। उस धमाका के रद्द-ए-अमल के बाद सामने वाले दोनों दरवाज़ों पर चिपकाए गए धमाका खेज टेप का बैक वक्त धमाका हुआ था। घनश्याम ने ठीक कहा था। मुझे यकीन था उन धमाकों के साथ ही कमरे में आग भड़क उठी होगी, कमरे के पर्चे उड़ गए होंगे और इसराइली और भारतीय जर्नल अपने अपने स्टाफ के साथ भस्म हो चुके होंगे। इतने में एक फ़ौजी गाड़ी तेज़ी से दौड़ती हुई मेरे सामने से निकलकर गेट की तरफ गई। जगदीश बोला, मुझे मामला ख़राब लगता है। मैंने अनजान बनते हुए कहा, तुम्हारा ख्याल में क्या हो सकता है? जगदीश ने कहा, कहीं अशोका होटल में कश्मीरी कमांडोज ने धमाका ना किया हो। मैं तो कैंटीन बंद करके अशोका होटल जाता हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। मैं अपने आप को जाए वारदात से दूर रखना चाहता था। मैंने कहा, नहीं जगदीश भैया, मुझे तो डर लगता है। तुम जाओ, मैं अपने कमरे में बैठा हूँ। मुझे आकर ज़रूर बता देना है कि धमाके कहाँ हुए थे। जगदीश कैंटीन बंद करके कमरे की तरफ चल दिया। मैंने अपने कमरे में आकर बत्ती बुझाई और बैठ गया और सोचने लगा कि अब मुझे क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। अगर हालात ख़तरनाक सूरत इख्तियार नहीं कर जाते तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेजर शरद दीवान के साथ ही लगा रहना चाहता था, क्योंकि अभी पाकिस्तान पर भारत के जारहाना हमले की खुफिया तौर पर मनसूबाबंदियाँ हो रही थी और मैं इस सिलसिले में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करना चाहता था, लेकिन कुछ पता नहीं था कि हालात क्या शक्ल इख्तियार करते हैं। इसराइल के 3 टॉप रैंक के फ़ौजी जर्नलों के साथ भारत के सीनियर और तजुर्बाकार 3 जर्नलों की हलाकत कोई मामूली बात नहीं थी। एक बार तो भारतीय फ़ौजी हाईकमांड में भौचाल आ जाएगा, बल्कि भौचाल आ गया होगा। यह हो सकता है कि इस अहम तरीन फ़ौजी मुज़ाकरात सिक्योरिटी के इंचार्ज का कोर्ट मार्शल हो जाए। इंचार्ज मरहटा कर्नल गवल वालकर था, मगर मेजर शरद दीवान पर भी इस तकरीब की सिक्योरिटी की थोड़ी बहुत जिम्मेदारी आयद होती थी। मुमकिन है मेजर शरद दीवान को हाजिरा सर्विस से मुअत्तल करके फ़ौजी तहकीकात शुरू हो जाए। रात की खामोशी में दूर अशोका होटल की जानिब से एम्बुलेंस गाड़ियों के होटरों की आवाज़ें आने लगी। हेडक्वार्टर के गेट की तरफ से भी कोई गाड़ी तेज़ी से अंदर दाखिल हुई थी। मैंने खिड़की ज़रा सी खोल कर नीचे देखा। ये 2 फ़ौजी गाड़ियाँ थीं जो बड़ी तेज़ी से गुजर गई। मैंने खिड़की का पट बंद कर दिया, कमरे की बत्ती रोशन कर दी ताकि अगर जगदीश वापस आए और मेरे कमरे की खिड़कियों पर अंधेरा देखकर आगे न चला जाए। इस दौरान ऐसा लग रहा था जैसे सारे फौजी हेडक्वार्टर में एक अफरा तफरी सी मची हुई है। मुझे बंद कमरे में फ़ौजी गाड़ियों के तेज़ी से हारन देकर गुजरने और फ़ौजियों के एक दूसरे को आवाज़ें देने और इधर उधर तेज़ तेज़ दौड़ने की आवाज़ें आ रही थी। मुझे यकीन नहीं था कि हमारे एक आम किस्म के मुजाहिद साथी की तैयार की गई है स्कॉच टेप इतना धमाका खेज और ताकतवर फट जाने वाली साबित होगी। वाकई हमारा मुजाहिद, जो घनश्याम के बाद हिंदवाना नाम से नागपुर के एक बाज़ार में दुकानदारी कर रहा था, धमाका खेज अशिया बनाने में बेहद माहिर था। कोई आध घंटे बाद जगदीश आ गया। मेरे कमरे में रोशनी देखकर वो सीधा ऊपर आया और आवाज़ बख्ता हो रहा था। उससे बात नहीं हो रही थी। मेरे पलंग पर आते ही बैठ गया और बोला, पानी पिलाओ मुझे प्लीज़। मैंने जल्दी से गिलास में पानी डालकर उसे दिया। खुद भी इंतहाई आवाज़ बख्त की कैफियत अपने ऊपर तारी कर ली और जगदीश से पूछा, क्या हुआ जगदीश? जगदीश ने पानी पीकर गिलास पलंग पर लुढ़का दिया। धर्मवीर, बड़ी तबाही हुई है। अशोका होटल का एक पूरे का पूरा ब्लॉक उड़ गया है। वहाँ आग ही आग थी, आसमान पर धुआं ही धुआं था। मैंने सख्त घबराहट के साथ पूछा, हे भगवान, जगदीश भैया, क्या वहाँ किसी ने बम लगा दिया था? जगदीश अब कुछ अपने आवाज़ में आ गया था। कहने लगा, कुछ मालूम नहीं हो रहा, सारे का सारा ब्लॉक धमाकों से उड़ गया है। कहते हैं इसराइली और भारतीय जनरलों में से कोई ज़िंदा नहीं बचा। उनका स्टाफ भी साथ ही ख़त्म हो गया। कैप्टन अमरीक सिंह की भी लाश नहीं मिली। बहुत बुरा हुआ धर्मवीर, बहुत बुरा हुआ। मैंने हाथ जोड़कर छत की तरफ देखकर कहा, हे राम, मेरे भैया को बचा लेना। फिर जगदीश से पूछा, मेरे भैया शरद दीवान तो बच गए हैं ना? जगदीश ने कहा, तुम्हारे भैया मेजर शरद और मरहटा
कर्नल को मैंने ज़ख्मियों को फ़ौजी एम्बुलेंस में डालते हुए देखा था। वो सख्त परेशान थे। मुझे मालूम था कि मेजर शरत और मरहटा कर्नल बच गए होंगे कि उन्होंने मेरे सामने कहा था वो दोनों जर्नलों के साथ मीटिंग में शरीक नहीं होंगे और सिक्योरिटी की खातिर होटल के लॉबी में रहेंगे। मैंने बेख्तियार होकर कहा, हे भगवान तेरी बड़ी कृपा है, मेरा भाई बच गया। मगर मुझे अपनी फ़ौज के जर्नलों और दोस्त मुल्क इसराइल के फ़ौजी जर्नलों और अफसरों के मरने का सख्त सदमा हुआ था। जगदीश, अब क्या होगा? जगदीश बोला, भगवान ही जाने क्या होगा। यहाँ के इंटेलिजेंस स्टाफ पर मुसीबत आ जाएगी। पता नहीं किस किस का कोर्ट मार्शल हो। अच्छा भैया, मैं चलता हूँ, अब सुबह ही कुछ पता चलेगा और कि हमारे कितने फ़ौजी मारे गए हैं। जगदीश चला गया। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया और बत्ती बुझाकर पलंग पर लेट गया। जगदीश चला गया। मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और बत्ती बुझाकर पलंग पर लेट गया। मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे मैंने दुश्मन के ख़िलाफ़ एक बड़ी छत के साथ लगा पंखा चल रहा था। मैंने खिड़की खोल दी। बाहर से फ़ौजी गाड़ियों के तेज़ी से गुजरने की आवाज़ें आ रही थीं। अब मुझे आवाज़ों की कोई परवाह नहीं थी। जो कुछ मैंने करना था कामयाबी से कर चुका था। आगे जो होने वाला था मैं ज़हनी तौर पर इसके लिए भी तैयार था। ख़तरा सिर्फ इस बात का था कि पांडिचेरी के फ़ौजी हेडक्वार्टर से अगर कोई तफ्तीशी अफसर ना आ जाए जो मुझे वहाँ देख चुका हो। मुझे इन भारतीय फ़ौजी अफसरों का ख़तरा ज़्यादा महसूस हो रहा था जिन्होंने पांडिचेरी के टॉर्चर सेलों में टॉर्चर किया था। वो मेरी शक्ल पहचानते थे क्योंकि उससे पहले पांडिचेरी में मैं बहुत तबाहकुन धमाका करके भारतीय नेवी के 2 जहाज़ डिबो चुके थे। इसलिए इस बात का इम्कान था कि वहाँ से 2-3 फ़ौजी अफसर तहकीकात करने नागपुर के मिलिट्री हेडक्वार्टर में भी आ जाएं। मैंने अपने आप को हर किस्म के हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार कर लिया था। अगले रोज़ मैं सुबह मेजर शरत के हॉस्टल की तरफ चल पड़ा। फ़ौजी कैंटीन अभी नहीं खुली थी। हेडक्वार्टर की फ़िज़ा पर एक गहरी सोगवार खामोशी तारी थी। मैं मेजर शरत के कमरे में चेहरे को उदास बनाकर आहिस्ता से दाखिल हुआ तो मेजर शरत दीवान और मरहटा कर्नल गवल वालकर अखबार सामने रखे बैठे थे। वो अपनी फुल वर्दियों में थे और लगता था कि अभी अभी बाहर से आए। इनके चेहरे उतरे हुए थे। मैंने अपनी आवाज़ को गमनाक बनाते हुए हाथ जोड़कर नमस्कार किया और दौड़कर मेजर शरत के गले लग गया। और रोहान सी आवाज़ में कहा, भैया ये क्या हो गया? मेजर शरत ने बैठे बैठे मेरे कंधे पर हाथ फेरकर आहिस्ता से मुझे अलग किया और आहिस्ता से कहा, तुम अभी कैंटीन पर जाओ। मैंने वहाँ बैठना मुनासिब ना समझा और खामोशी के साथ कमरे से बाहर निकल गया। हालात बता रहे थे कि इन लोगों पर मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भारी मुसीबत नाजिल हो चुकी है। मैं अपने कमरे में आ गया, नाश्ता बनाया, नाश्ता किया, फिर कैंटीन पर आ गया। फ़ौजी कैंटीन खुल चुकी थी। जगदीश अंग्रेज़ी का ताज़ा अखबार पढ़ रहा था। मुझे आता देखकर उसने अखबार मेरे आगे कर दिया और बोला, ये देखो कितनी तबाही हुई है। अखबार ने लिखा है, कश्मीरी कमांडोज़ की उस कार्रवाई में मुल्की और गैर मुल्की जर्नलों के 10 फ़ौजी अफसर और होटल के 7 आदमी भी मारे गए हैं। अखबार में अशोका होटल की तस्वीर भी छपी थी। तस्वीर में वो ब्लॉक जिसके कमरे में मैंने धमाका खेज टेप लगाई थी, उसके सामने वाले 3 कमरे पूरे के पूरे उड़ गए थे। मैं जगदीश के साथ अफसोस का इजहार करता रहा। फिर उसने कहा, मैं शरत भैया से मिलकर आ रहा हूँ। वो चुप थे, उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। जगदीश, मेरे भैया पे कोई फ़ौज मुकदमा तो नहीं चलाएगी ना? जगदीश ने सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा। वैसे थोड़ी देर पहले एक लांस नाइक चीनी का पैकेट लेने आया था। उसने मुझे बताया था कि दिल्ली और पांडिचेरी की इंटेलिजेंस टीमें यहाँ पहुँच रही हैं। पांडिचेरी का नाम सुनते ही मैं सोच में डूब गया। पांडिचेरी की इंटेलिजेंस कोर के 4-5 आला रैंक के अफसर मुझे शक्ल से पहचानते थे। मैंने कई रोज़ तक उनके टॉर्चर बर्दाश्त किए थे। ख़ास तौर पर बच्चों जैसे चेहरे वाला कैप्टन जोशी को तो दूर से ही पहचान सकता था। वो ख़तरा ये था कि वो तहकीकाती टीम के साथ ज़रूर आएगा। वो पांडिचेरी के मिलिट्री इंटेलिजेंस का बड़ा तजुर्बेकार अफसर था। मैंने जगदीश से कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि अशोका होटल में तबाही मचाने वाले कश्मीरी उग्रवादी ज़रूर पढ़ लिए जाएंगे। वैसे तुम्हारे ख्याल में दिल्ली और पांडिचेरी की इंटेलिजेंस के ये अफसर कब तक यहाँ पहुँच जाएंगे? जगदीश ने काउंटर से चाय के डब्बे उठाकर शेल्फ में रखते हुए कहा, ये लोग हवाई जहाज़ से आएंगे। मेरा ख्याल है शाम तक पहुँच जाएंगे। मुझे अंदेशा था कि पांडिचेरी की इंटेलिजेंस टीम में ऐसे फ़ौजी अफसर ज़रूर होंगे जो मुझसे पांडिचेरी की टॉर्चर सेल और इंटेरोगेशन करते रहे हैं। मैं यहाँ गिरफ़्तार कर लिया गया और फिर मेरा असर जो होगा उसका अंदाज़ा शायद आप नहीं लगा सकते, लेकिन कमांडो अपने टारगेट को इतनी जल्दी छोड़कर नहीं भागता। मैं चांस लेना चाहता था क्योंकि 1% ही सही, लेकिन इस बात का भी इम्कान था
कि तहकीकाती टीम में मेरी जान पहचान का कोई भारतीय फ़ौजी ना हो। असल बात ये थी, मैं अभी मज़ीद कुछ वक्त मेजर शरद दीवान के साथ मुंसलिक रहना चाहता था ताकि मैं मज़ीद फ़ौजी राज हासिल कर सकूं। दोपहर के खाने के बाद मुझे दोबारा मेजर शरद के पास जाना पड़ा। उस वक्त भी फ़ौजी पर्दे में था और डाइनिंग टेबल की एक कुर्सी पर बड़ी महवियत के आलम में आंखें बंद किए सर कुर्सी की पूंछ से लगाए बैठा था। सिगार उसके हाथ में सुलग रहा था। उर्दली मेज़ पर से खाने के बर्तन उठा रहा था। मैं खामोशी से उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। मेरे कदमों की आहट से मेजर शरद की आंखें खुल गईं। मुझे देखकर गहरा सांस भरकर बोला, तुमने खाना खा लिया? मेरे दिल में मेजर शरद के लिए बड़ी हमदर्दी पैदा हो गई थी। वो वाकई मुझसे अपने छोटे भाई की तरह प्यार करने लगा था। उस वक्त भी जब उसका फौजी कैरियर ख़तरे में था, उससे मेरा इतना ख्याल था। मैंने कहा, हाँ भैया। वो खामोशी से सिगार पीता रहा। मैं भी थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया। फिर मैंने सबूत को तोड़ते हुए पूछा, भैया जो कुछ हुआ इसकी वजह से तुम पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना? मेजर शरद के होठों पर एक उदास तबस्सुम नमूदार हुआ। सिगार को एस्ट्रे में बुझाते हुए बोला, क्यों नहीं पड़ेगा? आखिर इन जर्नलों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी तो मुझ पर आती थी। जैसा कि मुझे उस वक्त कहना चाहिए था, भैया तुम चिंता ना करो, भगवान सब जानता है, तुम दोषी नहीं हो, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। उसके बाद मेजर शरद उठा और बोला, मुझे आज रात अशोका होटल में तफ्तीश के सिलसिले में गुजारनी होगी। तुम अगर चाहो तो यहाँ मेरे कमरे में रात सो जाना, उर्दली तुम्हें खाना बना देगा। मेजर शरद चला गया। मैंने सोचा, अच्छा है, मुझे आज रात मेजर की अलमारी की तलाशी का एक और मौका मिल जाएगा। हो सकता है अलमारी में उसका ब्रीफ केस भी हो और कोई नई मालूमात भी मिल जाए। मैंने उर्दली से कहा, अभी मैं कैंटीन पर जाता हूँ, शाम को आ जाऊँगा, तुम मेरे लिए सब्ज़ी बना देना। ठीक है साहब। मुझे पांडिचेरी से आने वाली फ़ौजी तहकीकाती टीम की फ़िक्र लगी थी। मैंने कोई 4 बजे जगदीश से पूछा, क्या पांडिचेरी वाली फ़ौजी टीम आ गई है? तुम्हें नहीं मालूम? यहाँ कैंटीन के सामने इनके स्टाफ की कार गुजरी थी। 6-7 ऊंचे रैंक के अफसर बैठे हुए थे। पता नहीं किस किस की जान मुसीबत में फंसेगी। मेरा ख्याल है हमारे हेडक्वार्टर के कुछ अफसरों को ज़रूर कोर्ट मार्शल होगा। शाम होते ही कैंटीन में अपनी ड्यूटी ख़त्म करके सीधा मेजर शरद दीवान के हॉस्टल चला गया। चाय भी उर्दली से बनवा ली और रात का खाना भी वहीं खाया। उर्दली रात 10 बजे चीज़ें वगैरह समेटने के बाद वापस चला गया। मैं कमरे में अकेला रह गया तो सोचा मेजर की अलमारी की तलाशी ली जाए। मैं अलमारी की तरफ बढ़ा ही था कि फ़ोन की घंटी बजने लगी। मैंने रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ से मेजर शरद की बोझल सी आवाज़ आई, धर्मवीर। मैंने कहा, जी भैया। अच्छा क्या तुम आ गए हो? पांडिचेरी से तहकीकाती टीम हेडक्वार्टर में आई हुई है। हो सकता है इसका टीम का कोई फ़ौजी अफसर मेरी अदम मौजूदगी में कमरे की तलाशी लेने आए, उसे तलाशी लेने देना। मैंने कहा, ठीक है भैया, और मेजर शरद ने फ़ोन बंद कर दिया। मैंने लोहे की तार से अलमारी को खोल कर देखा, वहाँ मेजर का ब्रीफ केस नहीं था। आमतौर पर टॉप सीक्रेट फाइलें वो अपने ब्रीफ केस में ही रखता था। अलमारी की एक जानिब मेजर के सिविलियन कपड़े और इस्त्री की हुई फौजी वर्दी टंगी थी। दूसरी तरफ खानों में अला वाला सामान भरा हुआ था। इस सामान के नीचे मुझे एक फ़ाइल पड़ी नज़र आई। मैंने इसे बाहर निकाल कर खोला और रख उलटने लगा। एक फ़र्क पर मेरी नज़रें ठहर गईं। फुल स्केप टाइप शुदा कागज़ के ऊपर टॉप सीक्रेट लफ्ज़ों में टाइप किया हुआ था। मैंने अलमारी बंद करके फ़ाइल लेकर मेज़ पर बैठकर इसे गौर से पढ़ने लगा। मुझे वो खुफिया राज मिल गया था जिसकी मुझे तलाश थी। उसमें इंडिया के डिफेंस डिपार्टमेंट के चीफ सेक्रेटरी की तरफ से एक ख़त मिलिट्री हाई कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ को लिखकर उससे पाकिस्तान पर भारत के हमले के महीने का तयन करने का कहा गया था। दूसरा ख़त इंडिया की फ़ौजी हाई कमांड की तरफ से लिखा गया था। इस ख़त में वाज़ेह तौर पर लिखा गया था कि पाकिस्तान पर हमला सितंबर के महीने में शुरू किया जाए। वो सितंबर 1965 का महीना निकलता था। मैंने फ़ाइल में लगे हुए दूसरे कागजात को भी सरसरी नज़र से देखा। इनमें इंटेलिजेंस के बाद अफसरों की पर्सनल फ़ाइलों में से कुछ वाक़यात लेकर उनकी तरतीबों के सिलसिले में बहस की गई थी। मैंने फ़ाइल उसी तरह अलमारी के खाने में रख दी और अलमारी को बंद करके ताला लगाया और किचन में आकर काफ़ी बनाने के लिए पानी गर्म करने के लिए रख दिया। मैंने सिगरेट सुलगाया और किचन की खिड़की में से बाहर छोटे से बगीचे में लगी हुई बत्तियों और उन बत्तियों की रोशनी में नज़र आने वाली झाड़ियों और केले के दरख्तों को देखते हुए सोचने लगा कि मुझे यह खबर फ़ौरन श्रीनगर कमांडो शेरमान को पहुंचानी चाहिए। अलमारी में मेजर शरद का ट्रांसमीटर सेट नहीं था। अगर होता तो मैं उस वक्त खुफिया कोड में कमांडो शेरमान को इतला कर देता कि पाकिस्तान पर हमला भारत ने सितंबर में करना है। फिर सोचा कल या परसों किसी वक्त अलमारी की दोबारा तलाशी लूँगा। हो सकता है मेजर शरद वहाँ ट्रांसमीटर सेट ला कर रख दे। मुझे ख्याल नहीं रहा था कि अर्दली गया हुआ है, तो मैंने कमरे के दरवाजे
चटखनी लगा दी। कॉफ़ी के लिए पानी उबलने लगा तो मैंने कॉफ़ी बनाकर प्याली में डाली। रेफ्रिजरेटर खोलकर अंग्रेज़ी चीज़ का एक टुकड़ा निकालकर काउंटर पर रखकर छुरी से इसका टुकड़ा काट रहा था कि बाहर से किसी के फौजी बूटों की आवाज़ आई। किसी ने भारी भरकम आवाज़ में खोला। हेलो हेलो मेजर शरद जी, हेलो। मुझे ऐसा लगा ये आवाज़ मेरे कानों ने पहले भी कहीं सुनी है। मैंने छुरी रख दी और देखने के लिए खुले दरवाजे में से ड्राइंग रूम में आ गया कि कौन आया है। किचन के दरवाजे की तरफ बढ़ा। अभी किचन के दरवाजे पर नहीं पहुंचा था कि अचानक फौजी वर्दी वाला आदमी किचन के दरवाजे में मेरे सामने आया, मुस्कुरा रहा था। हेलो मेजर शरद जी कहाँ हैं? उसका जुमला अधूरा रह गया क्योंकि उसने मुझे और मैंने उसको पहचान लिया था। वो पांडेचेरी की टॉर्चर चैम्बर का वही कैप्टन जोशी था जिसने मेरे गाल पर निस्टर से लंबा सा जख्म लगाया था। हम दोनों अपनी जगह ठटक कर खड़े रह गए और फटी फटी आंखों से एक दूसरे को तक रहे थे।